हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैरियर पाथ क्लासेस। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, नागपुरी की इस झूमर सीरीज में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जिसमें आपको नागपुरी व्याकरण, बनकेवरा भाग एक, लोकगीत, लोक साहित्य सभी से आपको सभी टॉपिकों से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो फ्रेंड्स, वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। हमारी तरफ से आप सभी के लिए एक ई बुक प्रोवाइड कराई गई है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इस ई बुक में नागपुरी के 10 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं, कुल 1000 प्रश्न हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। यह ई बुक आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन पर जाइए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और इस ई बुक को डाउनलोड कर लीजिए। और साथ ही आप लोगों के लिए 500 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का नागपुरी ब्रह्मास्त्र क्लास लाया गया था, जो कि प्लेलिस्ट में पड़ा है। तो आप लोग जाइए, इसे भी देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, देवल में से कौन बेलिंग कर उदाहरण है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है दिए हुए ऑप्शनों में से कि बेलिंग का उदाहरण कौन सा है। छुआ है, गाड़ी है, कुकुर है या फिर मछली है। तो यहाँ पे तो आंसर हमारा बी हो जाएगा, गाड़ी है। ठीक है, देवल में से कौन बेलिंग कर उदाहरण के, तो गाड़ी हमारा कहा के यहाँ पर बेलिंग के। ठीक है, तो बेलिंग के कहल जाएला, तो बेजान वस्तु के बेलिंग कहल जाएला, जैसे गाड़ी, सगड़, खटिया, तेल, फर, सूरज आदि। ये सब क्या होता है, तो बेलिंग के उदाहरण है ये सब। ठीक है, अब यहाँ पे हम अगर हम बात करें तो लिंग के कितने भेद होते हैं, 2 भेद होते हैं। पहला पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग होता है हमारा जिससे पुरुष जाति का बोध हो रहा है, और स्त्रीलिंग होता है जिससे स्त्री जाति का बोध हो रहा है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे और ऑप्शन पर हम ध्यान डालें तो पहला है छुआ, कुकुर, मछली। तो ये सब क्या है, उभयलिंग होते हैं। ठीक है, और उभयलिंग क्या होता है, तो जिस शब्द से स्त्री जाति या पुरुष जाति कर मेसा कर बोध हुएला, यानी दोनों जाति कर बोध हुएला, ओके का कहल जाएला, ओके उभयलिंग कहल जाएला। जैसे यहाँ पे अगर हम छुआ बोले तो छुआ समय ये पता नहीं चल रहा है यहाँ पे कि वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। छुआ मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों बच्चा है, वो दोनों आ जा रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार कुकुर बोल रहे हैं तो यहाँ पे ये पता नहीं चल रहा है कि वो कुत्ता है या कुतिया है। ठीक है, तो कुकुर बोल दे रहे हैं, यानी दोनों जाति का यहाँ पे बोध हो जा रहा है। तो ये सब हमारे क्या होते हैं, उभयलिंग होते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन था कि कौन बेलिंग का उदाहरण के, तो गाड़ी यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, बेलिंग का उदाहरण हो जाएगा। जबकि छुआ, कुकुर, मछली क्या हो जाएगा, यहाँ पे उभयलिंग हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है, नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए केकर इस्तेमाल नहीं हुएला। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए किसका इस्तेमाल नहीं होता है या किसका प्रयोग नहीं होता है। पहला ऑप्शन है इन का प्रयोग नहीं होता है, सब का प्रयोग नहीं होता है, या आइन का नहीं होता है, या मन का नहीं होता है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, आइन का प्रयोग नहीं होता है। नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए केकर इस्तेमाल नहीं हुएला, तो आइन कर इस्तेमाल नहीं हुएला। अगर पहला ऑप्शन की बात करें, इन है यहाँ पे हमारा। ठीक है, तो इन जैसे हम हमारा क्या हुआ, एक वचन हुआ, इसमें अगर हम इन लगा देते हैं तो हमरिन हो जाता है। ठीक है, तो एक वचन से बहुवचन बन गया। उसी प्रकार तोय है, तोय में इन लगा देते हैं तो तोहरीन हो जाता है, तोहिन हो जाता है, या तुहिन हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार सब है, तो सब में एक वचन से बहुवचन कैसे बनाएंगे, जैसे आदमी, आदमी हमारा एक वचन हुआ तो सब आदमी बोल दिए, तो यहाँ पे एक वचन से बहुवचन बन गया। उसी प्रकार मन है, तो आदमी में मन लगा दिए तो आदमी मन। ठीक है, तो झन भी होता है, तो इन सब और मन लगा के हम नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बना सकते हैं, लेकिन आइन जोड़ के नहीं बनता है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाता कि नागपुरी में एक वचन से बहुवचन बनाए के लिए केकर इस्तेमाल नहीं हुएला, तो आइन कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन कारक कर विभक्ति सय है के। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि किस कारक का विभक्ति चिन्ह सय है। ठीक है, पहला यहाँ कुरमाली कहाँ से आ गया। ठीक है, इसको काटिए। पहला ऑप्शन है कर्म कारक का, दूसरा है करण कारक का, या फिर संप्रदान कारक का, या फिर कर्ता कारक का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, कौन कारक कर विभक्ति चिन्ह सय है के, तो करण कारक का विभक्ति चिन्ह कहा के सय है के। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग सभी कारकों के जितने सारे भेद हैं उन सभी के विभक्ति चिन्ह देख लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कारक के कितने भेद होते हैं कुल, तो 8 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं, पहला यहाँ पे हमारा कर्ता कारक होता है, जिसका नागपुरी में हमें कोई भी विभक्ति चिन्ह देखने को नहीं मिलता है, यानी नागपुरी में कर्ता कारक का कोई विभक्ति चिन्ह नहीं होता है। ठीक है, और हिंदी में अगर बात करें तो कर्ता कारक का क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, जबकि नागपुरी में विभक्ति चिन्ह का यानी कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ है। कर्म कारक का के होता है, करण कारक का से या सय होता है, संप्रदान कारक का लागिन लाए ले
के होता है, अवदान कारक का ले और से होता है। आप कोशिश कीजिएगा कि साथ में सभी को याद करते चलिए, ठीक है। संबंध कारक का क, कर और केर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, सातवां है अधिकरण कारक का क्या होता है, ए में ऊपरे होता है, या संबोधन कारक का क्या होता है, ए रे हो अरे होता है, ठीक है। तो इन सभी को आपको याद रखना है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे पूछा था कि कौन कारक कर विभक्ति सय हके, तो करण कारक के, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, देवल में से कौन परिमाणवाचक कर उदाहरण है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है दिए में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है 3 पुरुषा पानी, 2 कोरी अंबा, सगर रायत या देवल सौगे। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, देवल सौगे, ठीक है। देवल में से कौन परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, तो देवल सौगे, यानी 3 पुरुषा पानी भी है, 2 कोरी अंबा भी है और सगर रायत भी है, ठीक है। अब इन ऑप्शनों में हम बात करें तो 3 पुरुषा पानी और 2 कोरी अंबा, इन दोनों ऑप्शनों की बात करें तो ये हमारा क्या होगा, परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। लेकिन किसका है, तो आपका यहाँ निश्चित परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है, ठीक है। 3 पुरुषा पानी और 2 कोरी अंबा क्या है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। जबकि यहाँ हम सगर रायत यानी पूरा रायत, तो इसका हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का ये उदाहरण है, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, झारखंड वंदना गीत केकर रचना है, ठीक है। आपको यहाँ पे बताना है कि झारखंड वंदना गीत कविता है वो किसका रचना है, किनका रचना है, मृत्युंजय नाथ शर्मा के, धनेन्द्र प्रवाही के, या दिग्पाल राम देवघरिया के, राम उचित सिंह के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, मृत्युंजय नाथ शर्मा जी का है, ठीक है। झारखंड वंदना गीत कविता किसका रचना है, तो मृत्युंजय नाथ शर्मा जी का है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें धनेन्द्र प्रवाही का, इनका कविता कौन सा है जो बनकेरा भाग 1 में छपा है, तो अनमोल। धनेन्द्र प्रवाही जी का कौन है, अनमोल है। दिग्पाल राम देवघरिया का कौन है, तो नल दमयंती विया है। और राम उचित सिंह का धरती है रतन। इन चारों को आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, परमवीर अलबट एका, ठीक है। परमवीर अलबट एका गीत कविता केकर रचना है। आपको यहाँ पे बताना है कि परमवीर अलबट एका गीत है किनका रचना है। पहला ऑप्शन है सहनी उपेंद्रपाल नाहन जी का, डॉक्टर शकुंतला मिश्र का, या सी अवतार चौधरी यानी शिवाजी का, या फिर मधु मंसूरी हसमुख का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सी अवतार चौधरी शिवाजी का है। परमवीर अलबट एका गीत कविता किनका रचना है, तो सी अवतार चौधरी यानी शिवाजी का है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें सहनी उपेंद्रपाल नाहन जी का, सहनी उपेंद्रपाल जी का नाहन जी का कौन सा कविता बनकेवरा भाग 1 में छपा है, तो वसुधा के देहु जीवन छपा है, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा हम बात करें डॉक्टर शकुंतला मिश्र जी का, इनका कौन सा कविता छपा है, तो बथा, ठीक है। और मधु मंसूरी हसमुख का कौन सा कविता छपा है, तो पनिहारिन, ठीक है। आपको याद रखना है। अगर आपको याद करना है तो मैंने एक वीडियो बना रखी है ऑलरेडी, जिसमें मैंने ट्रिक से सारे जो कवि हैं उन सभी को नामों को याद कराया है बहुत अच्छे तरीके से। तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं, आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वसुधा के देहु जीवन गीत कविता केकर रचना है। जस्ट हमने अभी बताया था कि वसुधा के देहु जीवन गीत कविता किनका रचना है। पहला है मृत्युंजय नाथ शर्मा का, या सहनी उपेंद्रपाल नाहन जी का, धनेन्द्र प्रवाही का, या चंद्रदेव सी का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, सहनी उपेंद्रपाल नाहन जी का, ठीक है। जस्ट हमने अभी बताया था। और मृत्युंजय नाथ शर्मा का जस्ट हमने अभी बताया था क्या था, तो आपका झारखंड वंदना था, ठीक है। धनेन्द्र प्रवाही का क्या था आपका, तो आह्वान था, ठीक है। इन सभी को आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट आया है चंद्रदेव सिंह, तो इनका कौन सा कविता है, आह्वान है, ठीक है। इसे भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, नागपुरी भाषा में कर्ता कारक कर चिन्ह कर प्रयोग यहाँ उपयोग, यानी यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा में कर्ता कारक का चिन्ह का प्रयोग होता है कि नहीं होता है। दिया है ऑप्शन, पहला है होवेला, नी होवेला, हिंदी लखे या तेलुगु लखे। तो जस्ट हमने अभी बताया था नी होवेला, ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। नागपुरी भाषा में कर्ता कारक का चिन्ह कर प्रयोग का होवेला, तो नी होवेला, ठीक है। जस्ट हमने अभी बताया था। तो यहाँ पे आप भी एक बार और देख लीजिए, जितने सारे कारक के विभक्ति चिन्ह है कर्ता कारक का शून्य, मतलब नागपुरी भाषा में कर्ता कारक के चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। कर्म कारक का के होता है, करण कारक का से और सय होता है, संप्रदान कारक का लागिन लाय ले के होता है, अपदान का ले से होता है, संबंध कारक का क कर और केर होता है, अधिकरण कारक का ए में ऊपरे होता है, और संबोधन कारक का 8वां हमारा क्या होता है, ए रे हो अरे होता है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 है, बिहा में कौन राग कर गीत गावल जाए, ठीक है। आपको बताना है कि बिहा शादी में किस राग का गीत गाया जाता है, पावस, अंगनई, डमकच या उदासी। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, डमकच राग का गीत गाया जाता है, ठीक है। बिहा शादी में किस राग का गीत गाया जाता है, तो डमकच राग का गीत गाया जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहला ऑप्शन देखिए पावस, पावस राग कब गाया जाता है, तो हमारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है। अंगनई हमारा यहाँ पे झूमर का भेद है, ठीक है।
और उदासी की बात करें तो कब गाया जाता है, तो गर्मी ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में उदासी राग गाया जाता है। ठीक है, इन सभी को भी ध्यान में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, बोली कर कौन लिपि होएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बोली का कौन सा लिपि होता है, देवनागरी होता है, वैदिक होता है, संस्कृत होता है या नी होएला। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी हो जाएगा, नी होएला। ठीक है, बोली कर कौन लिपि होएला, यानी बोली का कोई भी लिपि नहीं होता है। ठीक है, जैसे देवनागरी, देवनागरी आपका हिंदी हो गया, आपका नागपुरी भी आपका देवनागरी लिपि में अभी लिखा जा रहा है, तो ये लिपि हो गया। ठीक है, संस्कृत का भी आपका देवनागरी हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बोली की बात करें तो बोली का कोई भी लिपि नहीं होता है, इसे ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 11 है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में कैठो समास बताल जाए। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक पुस्तक में समास के कितने भेद बताए गए हैं, 10 ठो, 9 ठो, 8 ठो या 7 ठो। यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, 8 को। ठीक है, नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में कितने समास के भेद बताए गए हैं, तो 8 बताए गए हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें तो नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब किनका लिखा हुआ है, तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी का है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। अब कौन कौन से भेद बताए गए हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहला हमारा यहाँ बताया गया तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा मध्यम पद लोपी समास, फिर हमारा छठा है अव्ययी भाव, सातवां है नंज और आठवां है ब्रीहि समास। यानी टोटल 8 समास बताए गए हैं किस पुस्तक में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नागपुरी भाषा का संक्षिप्त परिचय नामक किताब में, जो किनके द्वारा लिखा गया है, तो पंडित योगेंद्र नाथ तिवारी जी के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही होता है, 8 को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, सार्थक ध्वनि के लिखे में कौन वर्ण कर इस्तेमाल होएला। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि सार्थक ध्वनि के लिखने के लिए, यानी सार्थक ध्वनि को लिखने के लिए किस वर्ण का इस्तेमाल या प्रयोग किया जाता है, स्वर्ण वर्ण का, व्यंजन वर्ण का, मात्रा का, देवल सौवे का। तो यहाँ पे बात क्लियर है कि यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, देवल सौवे का। ठीक है, अगर कोई सार्थक ध्वनि हमें लिखना है तो स्वर्ण वर्ण की आवश्यकता होगी, व्यंजन वर्ण का भी होगा और मात्रा की भी होगा, यानी तीनों का होगा, यानी देवल सौवे यहाँ पे सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, देवल में से कौन उभय लिंग कर उदाहरण लिखे। ठीक है, जस्ट हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही बताया था, तो आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए में से कौन उभय लिंग का उदाहरण है, चेंगना है या डायड है या कटवरी है या मुर्गी है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ये हो जाएगा, चेंगना है। ठीक है, यानी जो मुर्गी का बच्चा होता है चेंगना। ठीक है, तो उसमें से चूजा है तो अब उसमें मुर्गा है मुर्गी ये पता नहीं चलेगा, तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा, चेंगना हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे उभय लिंग हो जाएगा। ठीक है, डायड मतलब जो बतख होता है वो होता है। ठीक है, तो ये सब हमारा, यानी यहाँ पे अगर हम बात करें तो चेंगना हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए यार उभयलिंग का मैंने डेफिनेशन बताया था क्या होता है, तो एक बार और देख लीजिए। जेकर से जनाना और मर्दना जायत कर मेसा कर बोध होएला उके का कहल जाएला, उभयलिंग कहल जाएला। जैसे आदमी, छुआ, कुकर, ये सब क्या है, उभयलिंग है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, देवल में से कौन देशज शब्द ना लागे। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा देशज यानी देसी शब्द नहीं है। पटिया, सिलहट, झाड़ू, चेटुआ। तो यहाँ पे आप देखिएगा पटिया हमारा देशज है, सिलहट भी हमारा देशज है, जबकि झाड़ू हमारा देशज नहीं है, चेटुआ भी हमारा देशज है। ठीक है, तो अगर चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कि देशज शब्द होता क्या है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा देशज शब्द, तो नगपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र के अनुसार, केकर अनुसार, तो नगपुरिया संस्कृति और समाज शास्त्र के अनुसार बोलचाल कर जे शब्द, बोलचाल का जो शब्द ई भाषा में परंपरागत रूप से व्यवहार हुआ है। ठीक है, बोलचाल के भाषा में परंपरागत रूप से जिन शब्दों का व्यवहार हो रहा है उके देशज शब्द कहल जाएला या ठेठ नागपुरी शब्द कहल जाएला। ठीक है, नागपुरिया संस्कृति और समाज में, ठीक है, जो परंपरागत रूप से जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उसे हम देशज शब्द या ठेठ नागपुरी शब्द कहते हैं। जैसे गमछा, चद्दर, कमरा, लुगा, झूला, गेंदा, हर, फार, फर, तलवार, ढेकी, गरु, बैठी, डिबरी, लोटा, केरा, ये सब क्या है हमारे, तो देशज शब्द है। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं। तो क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि देवल में से कौन देशज शब्द ना लगे, यानी देशज शब्द नहीं है वो बताना है। तो झाड़ू हमारा यहाँ पे देशज शब्द नहीं होगा, जबकि पटिया, सिलहट, चेटुआ ये सब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है, देवल में से कौन तद्भव शब्द है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए में से कौन तद्भव शब्द है, राइत, जायत, आम या केरा। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा, आम यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तद्भव शब्द हो जाएगा। ठीक है, जबकि राइत की बात करें, जायत की बात करें, केरा की बात करें, ये सब देशज शब्द है। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कि तद्भव शब्द होते क्या हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जे शब्द संस्कृत भाषा से आए के अपन रूप के बदल ले हैं और हिंदी लखे नागपुरियों में व्यवहार होते हैं उके तद्भव शब्द कहल जाएला। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, तद्भव शब्द हम किसे कहेंगे, तो जे शब्द नागपुरी भाषा से आए के अपन रूप के बदल ले हैं
और हिंदी लखे नागपुरियों में व्यवहार होते हैं, ओके, हम यहाँ पे क्या कहेंगे, तद्भव शब्द कहेंगे। जैसे आग, आम, माता, सूरज, धरती, कपड़ा, आलस, ये सब क्या है, तद्भव शब्द है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि देवल में से कौन तद्भव शब्द के राइत, जायत, आम या केरा, तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही होता है, आम होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, देवल में कौन लिपि नागपुरी लिखे के लिए नागवंशी काल में इस्तेमाल होलक। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि दिए हुए ऑप्शनों में से कौन सा लिपि नागपुरी लिखने के लिए नागवंशी काल में इस्तेमाल किया गया था। गुप्त लिपि का, शारदा लिपि का, कुटिल लिपि का या नागरी लिपि का। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा डी होगा, नागरी लिपि का व्यवहार हुआ था। ठीक है, कब, तो नागवंशी काल में नागपुरी भाषा लिखने के लिए। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, भाई फूटे तो गंवार लूटे। ठीक है, भाई फूटे तो गंवार लूटे कौन किस्म कर कहावत है। कि आपको यहाँ पे बताना है कि भाई फूटे तो गंवार लूटे किस प्रकार का कहावत है, सामाजिक, प्रकीर्ण, तकदीर या भाव। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, सामाजिक टाइप का है। ठीक है, भाई फूटे तो गंवार लूटे किस प्रकार की यानी किस किस्म का कहावत है, तो सामाजिक टाइप का है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, तोय पढ़ते कौन काल के बताएला। ठीक है, यहाँ पे एक वाक्य दिया है, तोय पढ़ते, तो यह किस काल को बतला रहा है, ये आपको बताना है। पहला है समान भविष्यत काल को बता रहा है, अपूर्ण भूतकाल को बता रहा है, हेतु हेतु मत भूतकाल को बता रहा है, समान वर्तमान काल को बता रहा है। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा सी हो जाएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल को बता रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ हेतु हेतु मत भूतकाल के कहे ना, वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, हेतु हेतु मत भूतकाल, ऐसन भूतकाल जेकर में क्रिया या कोई भी काम है होवे वाला रहे, मुद्दा कोनो कारण से होवे नहीं पारलत, तो कि हेतु हेतु मत भूतकाल कहल जाएगा। ठीक है, ऐसा भूतकाल जिसमें कोई क्रिया या काम होने वाला था लेकिन किसी कारण से नहीं हो पाया, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतु मत भूतकाल कहेंगे। जैसे हम पढ़ती, यानी हम पढ़ते लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ पाए, तो ये हमारा हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। उसी प्रकार उ मने पढ़ते, यानी वो सब पढ़ते लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ सके। तोय पढ़ते, यानी तुम भी पढ़ते लेकिन किसी कारण से नहीं पढ़ सके, तो ये सब किनके उदाहरण हो गए, हेतु हेतु मत भूतकाल के उदाहरण हो गए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे हमारा पूछा था कि तोय पढ़ते कौन काल के बताएला, तो कौन काल के बताएला, हेतु हेतु मत भूतकाल के बताएला। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, अति समान सूचक शब्द कौन है। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि अति समान सूचक शब्द कौन सा है, अपने, रौरे, तोहरे या सोबे है के। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, अपने। अपने यहाँ पे क्या है, अति समान सूचक शब्द है, इसे याद रखना है। ठीक है, समान सूचक अलग हुआ, यहाँ पे अति समान सूचक शब्द के बारे में बोल रहा है, तो अपने यहाँ पे हमारा क्या होगा, अति समान सूचक शब्द होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है, साधारण रूप से काल कर कितने भेद हुए ना। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि साधारण रूप से काल के कितने भेद होते हैं, तो 6, 9, 5, 3। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही होगा, 3 होते हैं। साधारण रूप से काल के कितने भेद होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन, तो हमारा वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल होता है। ठीक है, इसे याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा। ठीक है, आपको यहाँ पे बताना है कि बसंत पंचमी से लेकर रामनवमी तक किस राग का गीत गाया जाता है, अंगनर या आपका पावस, फगुआ या उदासी। तो क्लियर है, ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, फगुआ राग गाया जाता है। ठीक है, बसंत पंचमी से रामनवमी तक कौन राग कर गीत गावल जाएगा, तो फगुआ राग कर गीत गाल जाएगा। ठीक है, जबकि यहाँ पे पावस की बात करें तो कब, वर्षा ऋतु में, और उदासी की बात करें तो ग्रीष्म ऋतु में। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी रही मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और कम से कम एक स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।